अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम लाए हैं आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटी टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ और इसका पास पेपर 2024 का हम देखेंगे इसमें कि कैलकुलेशन फ्री कैसे कैलकुलेशंस की जा सकती हैं कैलकुलेटर के बगैर, और देखेंगे कि कुछ शॉर्टकट्स, उस शॉर्टकट की मदद से बच्चे जो हैं वो जो एमसीक्यूज 2 मिनट में कर पाएंगे, इन शॉर्टकट की मदद से वो वही एमसीक्यूज 1 मिनट से या 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन वर्सेस शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों आज जो है वो हमारे वीडियो के टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो चलते हैं हम इस तरह से इस सीरीज़ के पहले एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज है जी, इफ़ अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम, उसने रेजिस्टेंस बता दिया दैट इज 0.5 ओहम, देन इट्स कंडक्टेंस इज, तो कंडक्टेंस फाइंड करनी है, कंडक्टेंस यानी सिग्मा फाइंड करना हमने। तो सिग्मा जो है कंडक्टेंस जो है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, या वैल्यू क्या है 0.5। तो जब हम 0.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। इसको सिंपल अगर आपने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है तो 0.5 जो है इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। 10 का 10 ऊपर जाके इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10/5 एंड 5 टू द 10। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कंडक्टेंस का, दैट इज द 2 साइमन। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज डैश लॉ। टू मच इजी क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, 2026 में भी आ सकता है। तो ये है जी कम्यूटेटिव लॉ। तो हमें कम्यूटेटिव लॉ में पता है कि अगर हम a प्लस बी को, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें b प्लस ए वेक्टर को ऐड करने पर भी सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है जी, इफ वेक्टर a इज मेकिंग एन एंगल विद पॉजिटिव y एक्सिस। ये हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने एम्बिग्यूटी डाली हुई है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस एतबार से ये एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। तो कैसे एमसीक्यूज है जी, उसने कहा है कि ये कोई डायग्राम है, ये हमने बनाई डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है और ये है इसका वाई एक्सिस, और कहता है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बनता है फाई। तो ये एक हमने बना लिया, कोई फोर्स है, कोई वेक्टर ए है और ये बन रहा है एंगल यहाँ पर फाई। अगर हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, ये उसने लिख भी दिया है वाई कंपोनेंट। तो हम देखेंगे भी बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है तो वो डायरेक्टली ये ऑप्शन चूज करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे। इस वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन बनाए तो ये बनेगा प्रोजेक्शन, ये है जी 90 डिग्री एंगल बना, एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट ये आ गया। इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। एक साइड बच गई, वो यहाँ पे कहलाएगी बेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए है, ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस यानी ये ए एक्स है, और ये कंपोनेंट जो कि वर्टिकल है तो इसको बोलेंगे ये ए वाई कंपोनेंट है। अगर हम इन दोनों के साथ देखें, हमें वाई कंपोनेंट फाइंड करना है वाई के साथ, तो अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा होता है थ्रू करली ब्राउन हेयर। ब्राउन से मुराद बेस है और बेस यहाँ पर ए वाई है, तो ए वाई ओवर हाइपोटेन्यूस की बात करें तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर ए वेक्टर है और कॉस थीटा आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें, ये ए इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू द ए वाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए वाई है ये कॉस थीटा के साथ आ रहा है, हालांकि हमारी जो पीछे इन्फॉर्मेशन सेव है हमारे माइंड में वो ये था कि वाई कंपोनेंट आएगा तो हमने साइन थीटा लगाना है। वो उस वक्त था जब जो बनने वाला एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ हो। तो यहाँ पे उसने एक क्लियर हिंट दिया है, ये क्लियर हिंट जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करता है, और ये दिया ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे इस तरह से इसके अंदर 90% जो है बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो इसका जो बनने वाला आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस फाई। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की रिवर्स फिनोमिना क्या है, नाम से जाहिर है कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनाना, और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक कंपोनेंट एक्स है
दूसरा कंपोनेंट ए वाई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा कंपोनेंट वो ए वेक्टर आ जाएगा। अगर हम एडिशन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखें मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो हम एडिशन ऐसे ही लेंगे कि एक एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट में ऐड कर दिया तो हम उसको वेक्टर फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर फार्मूला आता है ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ऊपर इसके अंडर रूट। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसका रिवर्स करें तो यानी हमारे पास वेक्टर है, उसको हमने तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिशन हमने सीखी वेक्टर की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी, बॉडी की जो स्पीड है वो नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, जीरो जीरो हो सकती है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। अगर बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है तो हम उसको कहेंगे उसकी स्पीड पॉजिटिव है। नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, इसमें डायरेक्शन नहीं आती, तो फिर ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन, न्यूटन फर्स्ट लॉ कब काम करता है? पहला लिखा हो एक्सेलरेटेड फ्रेम, वो फ्रेम जिसका एक्सीलरेशन जीरो ना हो, एक ही कोई ना कोई वैल्यू हो, हर वक्त उसकी जो स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा हो, पहले स्पीड 5 है, फिर 10 हो रही हो, फिर 15 हो रही हो, फिर 20 हो रही हो, फिर 25 हो रही हो, अप टू ऑन स्पीड इंक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम कहलाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी की जो स्पीड है वो फिक्स हो, अगर बॉडी की स्पीड फिक्स होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, ऐसे को बोलते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल भी यही होता है कि बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो जीरो ना हो, यानी उसकी स्पीड एक बढ़ रही हो, तो ए और सी ऑप्शन एक जैसे ही हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, यूनिफॉर्म स्पीड, फिक्स स्पीड और एक्सेलरेशन जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ जो है वो वैलिड होते हैं। बात आपने याद रखनी है। अगला एमसीक्यूज वेरी बेसिक एमसीक्यूज है जी बच्चों, ये मेरा ख्याल आप खुद भी सॉल्व करते हैं, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व कर देता हूं और फिर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो उसने बोला रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अगर हम देखें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से जाने का एक रास्ता ये बनता है। मान लेते हैं जी, फर्ज करें इसकी जो वैल्यू है या डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर, लेकिन अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो है कहते हैं हम इसको, इसकी वैल्यू है 5 मीटर। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस पे डिवाइड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना डिस्टेंस पे, 5 को डिवाइड करना 10 पे, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.5 विच इज लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ऑल्सो इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगा? जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और बॉडी का डिस्टेंस एक जैसा हो, तब बॉडी की जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस वो 1 होगी। और ये कब होगी? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तब होगी। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ये जा रही है, इसका डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो अब लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 इज ऑप्शन बी, तो दिस इज आवर राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऐसे क्वेश्चंस पीयू में, पंजाब में आते हैं। नेक्स्ट है जी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक बच्चों के लिए हिंट है जो बच्चों ने खुद कॉमन सेंस से निकालना है, और ये वही बच्चा निकाल सकता है इसके ग्राफ ओके हैं। ग्राफ नहीं ओके तो आपको इस स्ट्रेट लाइन की समझ ही नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन दो तरह से हो सकती है, ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक तो ऐसे आ सकती है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से ये स्ट्रेट लाइन या इस स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है इस लाइन की, ये जो मैंने बाद में बनाई है, कलर इसका है यहां पर रेड, ये है स्ट्रेट लाइन, एस टी लाइन। पहले वाली क्यों नहीं? ऐसी लाइन को ग्राफ की शक्ल में कहा जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन हम बोलेंगे ये वाली लाइन है ब्लैक लाइन। तो यहाँ पे बोला स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
तो स्ट्रेट लाइन हम यही इंक्लाइंड लाइन को मानेंगे। ये लाइन हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, यानी अगर हम इसके ग्रेडियंट की बात करें तो आप लोगों को पता होगा y एक्सिस की क्वांटिटी x एक्सिस के साथ, y एक्सिस पे डिस्टेंस, x एक्सिस पे टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इट इज अ वेलोसिटी और अ स्पीड, ये हमें स्पीड या वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है जी, ये ग्राफ तो स्पीड के बारे में। अब ये स्पीड जो है अगर 1 सेकंड टाइम के बाद नोट करें 1 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकंड 2 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर, और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ये डायरेक्टली रिलेशन है, यानी अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखो एक लाइन से कितनी सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। तो अगर यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है, ये लाइन बढ़ रही है, तो ये वेरिएबल नहीं, क्योंकि वेरिएबल लाइन में हमेशा कोई कर्व आएगा, ये बात याद रखनी है। वेरिएबल स्पीड हो, वेरिएबल लाइन हो, हमेशा उसमें कर्व आएगा। लाइक इस तरह से ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, या ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन जो ये ग्राफ बनाए हैं, ये दोनों ग्राफ 1 और 2 ये वेरिएबल के लिए है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ऑप्शन बी लगाना है, जीरो वेलोसिटी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बता दी रीजन मैंने आपको। नेक्स्ट है जी, और आपने मुझे यहां तक बताना है कि किस किस बच्चे को इस बात का पहले आइडिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यस सर करके बता दीजिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा, ताकि मुझे लगे पता कितने रेशो को इस बात का पता था। नेक्स्ट है जी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहता है कि जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैं, अगर हम इनको इक्वल कर दें, एक जैसा कर दें, इनकी वैल्यू फिक्स कर दें, इक्वल कर दें, तो क्या होगा, वो वेलोसिटी कौन सी होगी। सपोज करें एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी वो जहां से जहां जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, यहाँ वेलोसिटी 10 है, यहाँ वेलोसिटी 15 है, यहाँ वेलोसिटी 20 है। अगर इन सब का अगर एवरेज निकाला जाए, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड किया जाए, तो ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाय 4 12.5। और अगर बॉडी 12.5 की स्पीड से ही जा रही हो तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, और ये उसकी किसी भी ये एवरेज वेलोसिटी उसकी हो गई। और अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकालूं और वो भी अगर 12.5 आए, इस इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि हमने कहा है ना इंस्टेंट और एवरेज इक्वल कर दो, इसका मतलब जितना एवरेज आ रहा है एट इंस्टेंट भी मैं नोट कर रहा हूं उतनी वेलोसिटी। तो जब दोनों फिक्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जो बदल नहीं रही, और वेरिएबल में वेलोसिटी बदल रही है, एवरेज निकाला 12.5, और जब भी नोट कर रहे हैं उसका वैल्यू 12.5 ही आ रहा है, इंस्टेंटेनियस भी 12.5, इसका मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो दिस इज राइट आंसर, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एक और बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है तो आपको पता होना चाहिए बॉडी यूनिफॉर्म है, फिक्स वेलोसिटी है, उसका एक्सेशन हो जाएगा 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ए और बी में से चूज करना है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरी मच इजी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दे, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड कर दिया, एक्सेशन आ गया। तो एक्सेशन के बारे में बताएगा ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है एक्सेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है स्पीड। दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अ पैराबोलिक कर्व। आप सबसे पहले तो पैराबोलिक कर्व याद करना बहुत जरूरी है। तो दो तरह ग्राफ है, एक ग्राफ ये हो गया, एक और ग्राफ बनाते हैं, दूसरा ग्राफ ये हो गया। इसके ऊपर कर्व बनाऊं तो ये कर्व बना दी लाइक इस तरह से, और इसके ऊपर कर्व बनाऊं तो ये बना दी। ठीक है, ये कर्व बन गई। तो ये जो कर्व बन रही है अब बनी, क्योंकि सेंटर के साथ अटैच करके जानी चाहिए। तो ये जो कर्व बन रही है ये पैराबोलिक है, ये आपको अब पता होना चाहिए। और ये जो कर्व है ये कहलाती है हाइपरबोलिक कर्व। उसने किसकी बात की है, पैराबोलिक। इस ग्राफ की बात नहीं हो रही, इस ग्राफ की बात हो रही है। और इस ग्राफ में हमने नेगेटिव को डिस्कस नहीं करना, तो फिर हमारे पास सिर्फ रह जाएगी ये चीज। इसमें क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहां पर बात हो रही है एक्सेशन की, मतलब स्लोप की बात हो रही है, तो याद रखना है अगर लाइन सीधी है उसकी स्लोप 0 है, कोई ढलवान नहीं आ रही। अगर लाइन बिल्कुल इस तरह से है तो उसकी स्लोप इन्फिनिटी है, कि इससे ज्यादा चढ़ाई हो ही नहीं सकती। अगर हम गौर करें ग्राफ के ऊपर तो पहले लाइन इस तरह से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से सीधी है, तो स्लोप 0 होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और बाद में स्लोप ऊपर जाके ऐसी हो रही है, इसका मतलब इन्फिनिटी।
तो जब 0 से इन्फिनिटी तक जाया जाता है तो ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रही है। और अगर स्लोप इंक्रीज हो रही है इसका मतलब यहाँ पर एक्सलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये बन जाएगा वेरिएबल एक्सलेरेशन, क्योंकि मैंने कांस्टेंट की बात नहीं की, मैंने जीरो की बात नहीं की, मैंने कहा बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ता मतलब वेरिएबल एक्सलेरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी मास ऑफ प्लैटिनम सिलेंडर। ये आपका फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज बनाया गया है, ठीक है, बेसिक क्वांटिटी से। तो जो 1 kg मास है सबसे पहले जो बनाया गया था वो प्लैटिनियम और साथ इसके शायद इरेडियम था। प्लैटिनियम और इरेडियम का एक अलॉय बनाया गया था, ठीक है। तो ये 1 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1 किलोग्राम का ये स्केल था जो कि पेरिस में कहीं रखा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अ वेक्टर कैन हैव मैक्सिमम कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है बच्चे समझते हैं अभी जल्दी जल्दी, ये तो पता लग गया 2 कंपोनेंट है, लेकिन बेटा याद रखना है कहाँ पे, प्लेन में। प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो वेक्टर ए है उसका एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट ही होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू आ चुका है जिसमें उसने यहाँ पे वर्ड चेंज किया हुआ, स्पेस डाला हुआ है। अगला एमसीक्यू देखते हैं, उसमें ये मैंने बात लिखी हुई है स्पेस। तो स्पेस है तो 3 कंपोनेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक होगा जेड एक्सिस। अब 3 कंपोनेंट है, ए एक्स वाला भी है, ए वाई वाला भी है और ए जेड वाला भी है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे स्पेस में, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या जी, ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 3 कंपोनेंट दिए आई जे के, तो ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा इधर ए का स्क्वायर। कहता है जी व्हाट शुड बी द ए, हमने ये ए फाइंड करना है, यानी कि जो ए एक्स की वैल्यू वो 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू 1 है तो वाई का स्क्वायर प्लस ये हमने फाइंड करना है तो ए का स्क्वायर और इक्वल टू उसने कहा मैग्नीट्यूड शुड बी 3, तो ए की वैल्यू 3 दी गई है और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 + 1 5, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। टू मच इजी, नेगेटिव आंसर कभी आ नहीं सकता जी, हो नहीं सकता, ये रह गया 2 आंसर, हमारा ऑप्शन बी बनेगा, दैट इज 2 नॉट 4। याद रखना है बच्चे, 4 भी लगा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन, मेक डैश एंगल फाइंड करना है। अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे बताएं कि एंगल फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या cos थीटा यूज होता है, sin थीटा यूज होता है या फिर tan थीटा यूज होता है। अगर किसी के जहन में आगा tan थीटा यूज होता है तो वेरी गुड, tan थीटा यूज होता है, वो क्या है जी, ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, दैट इज 2, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है आई के साथ, वो भी 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज एक्चुअली 1 और tan आगे इनवर्स हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो 1 जो है वो 45 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी which of the following cannot be resultant of two vector having 10 and 15। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों को ऐड भी कर लें और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस भी कर दें। ऐड किया 25 बना, माइनस किया 5 बना, 5 और 25 से इसकी रेंज आ जाएगी और ये फोर्स है, साथ लगा दें न्यूटन। तो जो आंसर भी 5 और 25 के बीच में आएगा वो आंसर इसका रिजल्ट हो सकता है, रिजल्टेंट बन सकता है। लेकिन उसने कहा नहीं, तो 5 से लेस वाला और 25 से ग्रेटर वाला इसका आंसर नहीं हो सकता। 18 इन बिटवीन 5 एंड 25, 22 between them, 25 between them, 30, its answer is will be 30। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इसको क्या आंसर निकाला है इसका, टू मच इजी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कैन गेट अ नल वेक्टर। एक वेक्टर तो कभी भी नहीं कर सकता, 2 होने चाहिए, तो 0 वेक्टर नहीं, 3 वेक्टर भी नहीं हो सकते, इसका आंसर आएगा 2 वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 15 है प्लस का
और दूसरा अगर इसमें माइनस का 15 ऐड हो रहा है तो द रिजल्टेंट विल बी 0। ऑप्शन नंबर 2, 2 वेक्टर मिनिमम होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इवन नंबर होना चाहिए, यानी 100 वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना होगा? लग गया पता, अभी हमने पिछले एमसीक्यू में देखा 90 डिग्री का। अभी हम पीछे एमसीक्यू करके आए इस तरह का, कंपोनेंट के दरमियान 90 एंगल होता है, इजी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर या ट्राइंगल इन इक्वलिटी थ्योरम। ये आपको फॉर्मूला आना यहाँ पे जो है वो आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है? जो लार्जेस्ट साइड है, अगर उसका आंसर, लार्जेस्ट साइड जो है, अगर उसका आंसर सबसे बड़ी साइड से ग्रेटर देन आ रहा है, बाकी दोनों साइड कौन सी हैं? दोनों साइड को ऐड करके लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन किससे? सॉरी, लेस देन आएगी, किससे? आर इक्वल टू भी आ सकती है, किससे? सम ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ अदर जो भी उसकी साइड है उन दोनों साइड का अगर हम सम करें और वो लार्जेस्ट साइड से लेस हो जाए। पहली को देखें, सबसे लार्जेस्ट 20 है, इन दोनों को ऐड करें 17 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 17, सो दिस इज नॉट। अगले क्वेश्चन को, अगले को देखें, सबसे बड़ी 10 है, दोनों को ऐड किया बन गया 6, 10 फिर ग्रेटर देन 6 है तो ये भी नहीं बनेगा। अगले देखें, अगले वैसे ही 2 हैं, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर इक्वल होते फिर हो सकता था। अगले को देखें, सबसे बड़ी है जी 15, इन दोनों को ऐड करके बन गया 17, तो 15 इज लेस देन 17, तो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल कैन प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन? चैप्टर नंबर 11 में से, थर्मोडायनामिक्स में से है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट। पढ़ा होगा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही तो डेल क्यू डायरेक्ट रिलेट करता है डब्ल्यू के साथ, तो इन दोनों का रिलेशन है हीट का वर्क डन का, तो फिर यही ये पाथ फंक्शन बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कैसे बनेंगे? अगर एक बीकर है, इसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इसमें गैस इनक्लोज की थी, इसका ढक्कन है, कैप है, लिड है, ये थोड़ा अपवर्ड मूव किया और चला गया यहाँ पर, तो क्योंकि इसके ऊपर को फोर्स लग रही है और इसने को वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है, तो वर्क डन हो रहा है इस हीट की वजह से। तो हीट और वर्क डन यहाँ पे को रिलेट है, तो यही फिर पाथ फंक्शन होगा, यानी हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे को वर्क होगा, वर्क से हम हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपस में को रिलेटेड है। नेक्स्ट है जी 1 ATM, 760 टॉर भी होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ हाइड्राजेरियम, Hg, मरकरी का दूसरा नाम हाइड्राजेरियम, और ये 101300 पास्कल भी होता है, इसको 101.3 किलो पास्कल भी कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसको उठा के ले यहाँ ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। फ्रीक्वेंसी और टाइम का मल्टीप्लाई किया 1, तो इसका आंसर है जी यूनिटी। दिस इज आवर राइट आंसर। टू मच इजी और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस बार इसके आने के चांसेस हैं। यूनिट वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई डैश, क्या स्पेसिफाई करता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर का यूनिट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड कर दे 1 तो ये 1 हो जाएगा, तो पीछे तो सिर्फ यूनिट वेक्टर रह गया, तो ये वेक्टर लिखा हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड है और ये उसकी है डायरेक्शन। तो एक वेक्टर जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कर दी 1 तो ये तो खत्म हो गई, तो पीछे रह जाएगा डायरेक्शन, तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज आवर राइट आंसर, इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इस बार पेपर में एग्जाम में आ सकता है। इनर्शिया डिपेंड अपॉन ओनली मास, ठीक है जी। और अगला एमसीक्यू है हमारा, 2 बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरी बॉडी रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है। विच वन हैज ग्रेटर इनर्शिया? इनर्शिया अभी हमने पढ़ा डिपेंड अपॉन मास, तो जब ये मास पे डिपेंड करता है तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्पीड 2 हो गई है या 4 हो गई है 10 हो गई है, उसके मास इंक्रीज कर दे। नो, मास कैन नेवर बी इंक्रीज्ड इवन दो cannot be increased by the changing of the place from one place to another place. We cannot change the mass of the object. So
if we cannot change the mass, then obviously we cannot change the inertia. तो both have the not any inertia, उनका कोई भी both have the same inertia, उनका inertia same होगा because inertia depend upon mass only. No mass increase mean no inertia increase, both will have the same inertia. Next MCQs, study of sound, acoustic. Important MCQs. Which of the following is not a length? लाइट ईयर पढ़ा है चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर में कि ये मीटर, ये एक डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है. रेडियन, रेडियन एक लेंथ नहीं है क्योंकि रेडियन का कोई यूनिट नहीं है, सॉरी डायमेंशन नहीं है. और हमें आपको याद हो तो जो लेंथ है उसकी जो डायमेंशन है वो होती है मीटर. तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है, तो दिस इज अवर राइट आंसर, दिस इज नॉट अ लेंथ. एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है. और माइक्रोन की बात करें 10 की पावर -6 मीटर एक जो है माइक्रोन के इक्वल होता है. अगला जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 100 माइल पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. ये याद रखना है आपने कि जो 1 मील है ये तकरीबन 1.6 के किलोमीटर के इक्वल होता है. और किलो की वैल्यू देखें तो किलो जो है वो 1000 होता है. तो 1 मील अगर मीटर में लेके जाएं तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, it is actually equal to the 1600 मीटर. अगर बात करें इसको कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मील पर आवर मीन 1600 मीटर पर 3600, ये एक मील पर आवर की बात हो रही है. तो ये 00 से 00 कैंसल, 16 डिवाइड बाय 36, ये अगर हम 9 पे डिवाइड करें या हम 4 पे करें तो 4 4 द 16, 4 9 द 36. और अगर हम इस पे पॉइंट लगाएं तो ये बन जाएगा 0.4 द 36, 4 द 36, तो ये आ जाएगा 0.44. ये बना है 1 मील पर आवर. 100 मील पर आवर करना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.44, 44 आंसर बन जाएगा. तो ये 44 45 के करीब, दिस इज आवर राइट आंसर. विच ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है. विच इज द फॉलोइंग गुड मॉडरेटर? कहता कौन सा इनमें से सबसे अच्छा मॉडरेटर है? हीलियम नहीं हो सकता क्योंकि हीलियम खुद बहुत लाइट है. हमें वो चाहिए मॉडरेटर, वो होता है जो किसी चीज की स्पीड को जो है वो डिक्रीज करता है. दिस इज द गुड मॉडरेटर. दो चीजें होती हैं, एक मॉडरेटर होता है और एक होता है एब्जॉर्बर. दोनों बातों में आपको फर्क पता होना चाहिए. और एब्जॉर्बर क्या करता है? इट इज एक्चुअली स्वेलो द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को खा रहा होता है. और मॉडरेटर क्या करता है? स्लो डाउन, उनकी स्पीड को कम कर रहा होता है. तो हमने खाने वाले की बात नहीं करनी. बच्चे क्या करते हैं फौरन से कैडमियम, कैडमियम इज द राइट आंसर. नो, कैडमियम इज अ गुड ऑब्जॉर्बर. ये गुड एब्जॉर्बर है, ये कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन्स को. क्यों? क्योंकि इट स्वेलो द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को खाता है, एब्जॉर्ब करता है. मॉडरेटर जो स्लो डाउन करे. तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइट है. लाइट में भारी चीज चाहिए. देखिए अगर एक साइकिल जा रहा है और आगे हम एक ईंट रख दें तो स्पीड फर्क पड़ेगा. देखने का गुड. और अगर एक साइकिल है जा रहा है और आगे एक बड़ा सा पत्थर रख दें साइकिल से बहुत बड़ा हो तो ये रुक जाएगा वहीं पे. हमें कोई भारी कोई हैवी चीज चाहिए, तो हैवी इन सब में है ग्रेफाइट. तो दिस द राइट आंसर इज ग्रेफाइट. ये गुड मॉडरेटर है. या फिर हैवी वाटर. हैवी वाटर कौन सा होता है? H3O. H3O. ऑर्डिनरी वाटर H2 होता है. नॉर्मल वाटर इतना अच्छा काम नहीं करता, हमें हैवी वाटर लेना पड़ता है. तो अगर हैवी वाटर यहाँ पर होता तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट में दोनों में से जो भी चूज करते हमारा राइट आंसर था. ठीक है, दोनों पता होना चाहिए. हैवी वाटर भी मॉडरेटर है और ग्रेफाइट भी एक अच्छा मॉडरेटर है. नेक्स्ट है जी द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर. अभी मैंने जो पिछली वीडियो पोस्ट की है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो रेजोल्यूशन है या मैग्नीफाइंग पावर है उसका यूनिट 1 डायोप्टर होता है. तो मैंने तो वैसे कमेंट में उसको जो है बता दिया था कि डायोप्टर नहीं होता, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन पावर का यूनिट जो है 1 डायोप्टर होता है. तो कहता है अगर 1 पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर हो, पावर की वैल्यू 1d है, फोकल लेंथ बताएं कितनी होगी. आप पावर लेंथ का जो पावर का जो फोकल लेंथ के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है. तो F इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा और P की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1/1 इज एक्चुअली 1.
तो ये बनेगी 1 ऑफ मीटर। दिस इज आवर राइट आंसर। द एंटी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन होंगे, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आज का लास्ट एमसीक्यूज है। लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ। बहुत ज्यादा आसान, मैं तो इसका आंसर नहीं बताने वाला, आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएं जिसमें शॉर्टकट्स हों आपके लिए, जो इजी मेथड हो, जो बगैर कैलकुलेटर के हों। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।